नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत गरमाई हुई है। आज हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष तमाम बड़े दावे करता हुआ नजर आ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन केंद्र सरकार किस तरीके से अपने ही खेमे के लिए अहम फैसले ले रही है। हाल ही में जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उस बोर्ड बैठक में किस तरीके से कई दिग्गज नेताओं को कई शानदार पद दिए गए हैं, उन्हें शामिल किया गया है। यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल किया गया है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम भी शामिल है। लेकिन इस संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही साथ यहां पर बाहर कर दिए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। बात उठती है यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर भी। मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने अल्पसंख्यक मामलों में इस्तीफा दिया, 6 जुलाई के दिन बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें उनकी तारीफ भी की गई और 7 जुलाई के दिन उनका कार्यकाल खत्म हुआ। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर यह दावा किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। फिर दावा किया गया कि अब उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम किसी में भी देखने को नहीं मिला है और ना ही इस संसदीय बोर्ड में। तो ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है साल 2024 के मिशन को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी के साथ। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि दिग्गज नेताओं को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो आखिरकार बीजेपी अब क्या कुछ करना चाहती है? देखिए, शुक्रिया प्रांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, संसदीय बोर्ड से हटाना और इसको 2-3 एंगल से समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, शिवराज सिंह चौहान हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, नितिन गडकरी तो केंद्रीय मंत्री में गिनती आते हैं। और उसके बाद अगर हम और आप चर्चा करें मुख्तार अब्बास की, अगर आप बात कर रही हैं, यहाँ तक कि शहनवाज हुसैन का भी आज जिक्र आया है, लेकिन मैं इस पर खुलकर यही बताना चाहता हूँ कि दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, वजह दरअसल ये है, बीजेपी की एक रणनीति रही है 2014 के बाद से, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे अन्ना हजारे तक को उन्होंने नहीं बख्शा, तो किसी को नहीं छोड़ते हैं कि जिसका भी एक ओवर एज आता है तो वो उनको फिर दरकिनार करते हुए चलते हैं और इन लिस्टों में ये आ गए हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा झटका एक तो नितिन गडकरी को लगने वाला है और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को लगने वाला है। और इसलिए लगने वाला है क्योंकि देखिए, ये दोनों नेता ने बीजेपी के लिए बहुत किया है। ये दोनों नेताओं ने बीजेपी के लिए जान निछावर कर दिया है। और देखिए, अगर लोकप्रियता में सिर्फ बीजेपी के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी मंत्रियों में, जैसे अमित शाह जी हैं, राजनाथ साहब हैं, तमाम में आएंगे तो नितिन साहब ही सबसे पहले 1 नंबर पे आते हैं। लेकिन उनको भी हटा देना, तो यहाँ पे पहला वजह ये माना गया, जानकार ये कहते हैं कि दरअसल संसदीय बोर्ड में नए लोगों को दिया जाए जगह, जो जानकार हो, जो ज़मीनी बेस पे काम करते हो, इस वजह से जो है उन्हें हटाया गया। दूसरा ये कि शिवराज सिंह चौहान को इसलिए कहा गया कि लोग एक आदमी एक पद पे बैठे रहेंगे, इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया गया। तो बीजेपी पे का ओवरऑल मानना ये है कि अब 2024 भी इलेक्शन है, उसको लेकर रणनीति बनाएं। क्योंकि देखिए, संसदीय बोर्ड में होता क्या है कि प्लान बनते हैं, रणनीति तैयार होते हैं, चुनाव को लेकर प्लान बनते हैं, और इस लिहाज से जो है, जो इन लोगों को हटा दिया गया, नए लोगों को मौका दिया गया, तो एक नज़रिए से ये ठीक भी है। और दूसरी नज़र से अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें तो शिवराज सिंह चौहान का हटाना कहीं थोड़ा सा जो है नुकसान का साबित करना पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति रही है और यही में वो सही अभी कारगर साबित भी होते रहेंगे। तो यही वजह है कि इन लोगों को साइड कर दिया गया। हमारा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि अब जो रणनीति बताई जा रही है कि नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है साल 2024 के लिहाज से, और दूसरी ही तरफ जो अलग अलग पार्टियां हैं उसमें भी हम नए चेहरे देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी में हमेशा ही ये देखने को मिला कि दिग्गज नेताओं को, अनुभवी नेताओं को लिया गया था। तो आखिरकार बीजेपी यहाँ पर विपक्ष की तरह अब दावपेच खेलती हुई नजर आ रही है, और दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, मोदी कैबिनेट में फेरबदल जारी है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि दरअसल नए चेहरों को मिलना भी चाहिए मौका, क्योंकि आज नहीं मिलने की वजह से बीजेपी को बहुत जगह नुकसानी का सामना करना भी पड़ा है। जैसे कि देखिए, मुझे नए चेहरों में मुझे याद आता है इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्योंकि वो उसके लिए काबिल भी हैं, उसके लायक भी हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं और तमाम चीज़ों को समझते हैं। मुझे लगता है इस स्मृति ईरानी को भी मिल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए, पश्चिम बंगाल में उन्हें धूल चटा दी ममता बनर्जी ने, लेकिन पता है वहाँ का ज़मीन टटोलने के लिए
लिए वहाँ जो है अपनी ज़मीन तलाशने के लिए फिर से जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दी गई है कि जाइए वहाँ की आप जिम्मेदारी बनिए। तो मुझे लगता है कि बोर्ड में यहाँ जगह दे सकती है। जैसा कि प्रांशु जी ने कहा कि मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं, गुजरात है, हिमाचल है, इन 4 राज्यों में। तो वाकई में यहाँ जो है इसको लेकर अब रणनीति तैयार हो रही है। इसमें लोगों को मौका दिया जाएगा जो ज़मीन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वहाँ बीजेपी हार गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावती किए, उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी, तब जाके उनकी सरकार बनी है। उसके बाद वहीं अगर आप नोट करेंगे, अब ध्यान देंगे तो राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट का तजुर्बा ज़्यादा है, सचिन पायलट का जलवा चलता है, तो वहाँ भी बीजेपी के लिए नुकसान भरे है। हाँ, गुजरात में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिमाचल में भी है। तो वाकई में बीजेपी इन्हीं चीज़ों को देखकर इस वक्त मंथन कर रही है और कोशिश कर रही है कि नए चेहरे को दें, ताकि लोग जो है उस तरफ आकर्षित ज़्यादा होंगे। बहुत सही कहा आसिफ जी ने। जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अब नए चेहरों को पूरा मौका देना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में या फिर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं बीजेपी के इस कदम से, इस फैसले से। बात करेंगे यहाँ पर ओबीसी के बारे में। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओबीसी को लेकर सबसे बड़ा दाव किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आसिफ जी इसको लेकर? और साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ नाम भी गिना सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा और कौन कौन से ऐसे नेता हो सकते हैं, युवा नेता, जो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक कड़ी टक्कर माने जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन उनके खिलाफ किसे उतारा जा सकता है? बिल्कुल, मैं उस सवाल पे आऊँगा, लेकिन मैं ये थोड़ा ओवैसी का जानना चाहूँ। ओवैसी का किस सेंस में, कि मतलब बीजेपी की चुनौतियाँ बनेंगी या किस सेंस में? चुनौती के लिए, जहाँ पे जिस तरीके से ओबीसी को लेकर उन्होंने दाव बना लिया है कि ओबीसी और यादव जो है उनके लिए। अच्छा। हाँ, देखिए, जहाँ तक ओवैसी यादवों का अगर जिक्र है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इन चीज़ों का फर्क पड़ने वाला है। देखिए, ओवैसी कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं, आते हैं, बयान देते जाते हैं। यूपी में उन्होंने आया, कोई ज़्यादा उन्होंने जो है ज़्यादा हुकूमत नहीं जता पाया और ना ही ज़्यादा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं अगर यादवों की बात करें तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हम सबको। हाँ, लेकिन एक ज़रूर चेहरा है कि नए चेहरों की जो है मारामारी शुरू हो गई है। देखिए, इस वक्त नए चेहरों को चमकाया गया था। श्रीकांत त्यागी हैं, हालांकि जेल में है, लेकिन वो बहुत जल्द आ जाएंगे वापस, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, हालांकि एक जिम्मेदारी है, हालांकि उनका और भी प्रमोशन हुआ है। पहले राज्य वित्त मंत्री थे, अब तो केंद्र में बना दिया गया उन्हें। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। महिलाओं को जो है आगे तवज्जो देने की कोशिश करे, जैसे योगी माफ़ कीजिए मोदी कैबिनेट में परिवर्तन हुआ, और जैसे देखिए हर्षवर्धन है, रविशंकर प्रसाद है, तमाम जैसे मंत्रियों को हटा दिया गया और फिर नए लोगों को जगह दी गई। तो वाकई में नए चेहरे में मुझे जहाँ तक अभी फिलहाल लग रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर डिनर किया था उन्होंने, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तस्वीर आई थी, तो मुझे लगता है उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि और भी कद बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब राज्यों के हिसाब से हैं, क्योंकि देखिए, गुजरात की बात करें तो पटेल जातियों का समाज है, तो वहाँ अलग होता है, हिमाचल का अलग होता है, मध्य प्रदेश का अलग होता है, तो हर राज्यों में अलग अलग है। अब इसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि बीजेपी को लंबा सफ़र तय करना है, कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी, जिस तरीके से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि नितिन गडकरी के लिए अब यहाँ पर कोई पद देने की यहाँ पर कोई डिसीजन लिए जाते हैं या फिर नहीं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।